वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के मुस्तफिदीन से करेंगे बातचीत। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के लिए यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। तीन रोजा दौरे पर भारत पहुंचे अम्मान के सुल्तान। आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ होगी मीटिंग। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजबूत करने पर रहेगा जोर। भारतीय फौज की बहादुरी की अलामत विजय दिवस आज 1971 में आज ही के दिन पाकिस्तान के खिलाफ फौज ने हासिल की थी तारीखी जीत। बांग्लादेश को मिली थी आजादी। और भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम ने मुंबई में जारी वाहिद टेस्ट मैच में इंग्लैंड पर कसा शिकंजा। दूसरे दिन हासिल की 478 रन की सबकत और आज जीत के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस्तेफादा कुरंदगान से बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रोग्राम में मुल्क भर से इस यात्रा से मुस्तफीद होने वाले लोग शरीक होंगे। मरकजी वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली और मकामी अवामी नुमाइंदे भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। हुकूमत की बड़ी स्कीमों के फवाइद के बारे में बेदारी लाने के लिए मुल्क भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का इनेकाद किया जा रहा है। और एक माह से भी कम अरसे में 2 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया है। 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई इस यात्रा में 22 दिनों में 1 करोड़ लोगों ने शिरकत की और अगले 9 दिनों में ये तादाद 2 करोड़ 50 लाख तक पहुंच गई। और आगे बढ़ते हैं, जहां अम्मान के सुल्तान हसीम बिन तारिक भारत के 3 रोजा सरकारी दौरे पर हैं। आज राष्ट्रपति भवन में उनका बाकायदा इस्तकबाल किया जाएगा और इसके साथ ही वो आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग करेंगे। अपने दौरे के दौरान अम्मान के सुल्तान नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे और इससे पहले कल वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अम्मान के सुल्तान से मुलाकात की। दोनों के दरमियान अपने अपने मुमालिक से मुतालिक कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर के मुताबिक दोनों मुमालिक भारत और अम्मान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने में दिलचस्पी रखते हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह गुजरात में कई प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। वो सानंद में विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे और इसके साथ ही वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के 66वें कॉन्वोकेशन में भी शिरकत करेंगे। वो अहमदाबाद में महाराष्ट्र समाज अहमदाबाद के 100 साला जश्न में भी मौजूद रहेंगे। अपने दौरे के दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह 6ठे एडवांसमेंट इन एंड्रोलॉजी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा मुरादाबाद जिले के शहरी और देही इलाकों में पहुंचकर मरकजी हुकूमत की स्कीमों की मालूमात और फवाइद बता रही है और इसी सिलसिले में यात्रा भोजपुर थाने के इस्लाम नगर गांव पहुंची, जहां गांव वालों ने मरकजी स्कीमों के बारे में इत्तला दी गई। पार्लिमानी उमूर और सनती तरक्की के वजीर ममलिकत जसवंत सिंह सैनी ने बतौर मेहमान खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अपने खिताब में कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की ये गाड़ी मोदी की गारंटी की गाड़ी है। 2047 तक हमारा देश विकसित भारत हो, इसका संकल्प लिया है। उसी के तहत ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए इस विकसित भारत संकल्प योजना का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो लाभार्थी हैं
उनको ठीक प्रकार से लाभ मिल सके। हमारे सरकार के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित होकर के अपना स्टॉल लगा रहे हैं, लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिससे उनको भविष्य में लाभ मिले और आगे बढ़ सके। और दूसरी तरफ मुस्तफिदीन ने मेरी कहानी मेरी जबानी के तहत मंसूबों से मिले फवाइद के बारे में बताया। कोरोना काल में मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, मेरा कारोबार बंद हो गया था। इसके बाद मुझे पता चला कोरोना काल में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वनिधि योजना का आरंभ करा है, जिसके तहत मैं डूडा ऑफिस गई नगर निगम, वहाँ से मुझे स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि योजना की जानकारी मिली। वहाँ से उन लोगों ने मेरा पीले रंग का कार्ड बनाया, जिस कार्ड का ऑनलाइन आवेदन हुआ और मुझे बैंक से 10,000 का ऋण मिला। उस ऋण से मैंने अपना छोटा सा एक कपड़ों का कारोबार शुरू करा। आज मेरा कारोबार अच्छा चला तो मैंने 10,000 का वो ऋण बैंक को अदा कर दिया। उससे मुझे फिर 20,000 का स्वनिधि लोन मिला। आज 20,000 के स्वनिधि लोन से मैंने अपना कारोबार और अच्छा बढ़ाया, अपने साथ और महिलाओं को भी जोड़ा। आज मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। पहले मेरा मकान कच्चा था, इसमें एक ही रूम था जिसमें बच्चे पढ़ाई लिखाई, रहना सहना, खाना बनाना सभी रहता था, जिससे मुझे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन मुझे जब पता चला प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, तो मैंने अपना फार्म डूडा ऑफिस जाकर भरवाया, जिसमें मुझे 2.5 लाख रुपए का योजना का लाभ मिला। उसमें मैंने अपना कमरा बनवाया, जिसमें एक बच्चों का पढ़ाई का रूम भी अलग बनवाया। अब मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और मैं अच्छे से रह रही हूँ अपने परिवार के साथ। मैं बहुत खुश हूँ। प्रधानमंत्री जी की तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। पहले मेरा मकान कच्चा था, मुझे कहीं से पता चला कि यहाँ प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का लाभ ले सकते हैं, तो फिर मैंने डूडा ऑफिस जाके अपना फॉर्म फिल किया। अब मेरा मकान पक्का है, मुझे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का लाभ मिल चुका है। बीजेपी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान बीजेपी सदर बिलासपुर, सुंदरनगर और कुल्लू का दौरा करेंगे। 3 रियासतों में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद जेपी नड्डा का आज बिलासपुर में इस्तकबाल किया जाएगा। सुंदरनगर में भी जेपी नड्डा का पुरवकार प्रोग्राम होगा, जिसके बाद वो एक रोड शो में हिस्सा लेंगे। जेपी नड्डा सुंदरनगर जिले के बीजेपी के 9 तामीरशुदा दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे और इसके बाद उनका खिताब होगा। जेपी नड्डा मुख्यमंत्री संवाद केंद्र में वजीर आजम मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम में शामिल होंगे। और आज भारतीय फौज की बहादुरी का जश्न मनाने का दिन है और आज उनकी बहादुरी की अलामत विजय दिवस है। भारतीय फौज की जीत की कहानी को खुद में समेटे ये दिन भारत की तारीखी फतह की याद दिलाता है। 1971 में आज ही के दिन भारतीय फौजियों ने पाकिस्तानी फौज को अपने सामने हथियार डालने पर मजबूर कर दिया था। ढाका में पाकिस्तान के 93,000 फौजियों ने भारतीय फौज के सामने हथियार डाल दिए थे, जो दूसरी जंग अजीम के बाद अब तक की सबसे बड़ी फौजी खुद सुपुर्दगी थी। इस दिन के बाद ही मगरबी पाकिस्तान को आजादी मिली, जो आज बांग्लादेश है, और इसीलिए इसे बांग्लादेश मुक्ति दिवस भी कहा जाता है। आज विजय दिवस है और भारतीय फौज की मशरकी कमान ने कोलकाता में 1971 की पाक भारत जंग में तारीखी फतह के 52 साल मुकम्मल होने पर फौजी टैटू पेश किया। Now carrying out 2 Dhruv helicopters of Army Aviation and slithering down. Ladies and gentlemen, you can see 2 Dhruv helicopters carrying the commandos. This team will be slithering from a high आप देख सकते हैं किस कार्य कुशलता से सभी कमांडोज हेलीकॉप्टर से अपने भारी भरकम इक्विपमेंट के साथ स्लिथर करके टारगेट की तरफ टैक्टिकली एडवांस कर रहे हैं। ये सबसे पहले टारगेट का पता लगाते हैं। Fire to the Martin has seen of the avionics and blast helicopter, and the Martin with second engine has very good high altitude. দুঃসাহসিক কমান্ডোদের কামাল।
to both the deaths to sing during the reverse salute. 55 years. और आगे बढ़ते हैं जहां सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने विजय दिवस के मौके पर दिल्ली के आर्मी हाउस में मुनक्किद इस्तकबालिया तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी शिरकत की। इस प्रोग्राम में आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। पहला स्तंभ वक्त से जीतने के लिए सेना चल रही है वक्त से 2 कदम आगे। इनोवेटिव डिजाइन से बढ़ी है क्षमता, टेक्निकल सुप्रीमेसी से आई है निपुणता, मॉडर्नाइजेशन से फैला है कौशल का दायरा। और आगे बढ़ते हैं जहां पार्लियामेंट के सिक्योरिटी में सेंधमारी के मामले में 5वें मुलजिम ललित झा को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जुमे को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। अदालत ने मुलजिम ललित झा को 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 15 दिन के रिमांड की दरख्वास्त की थी। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन अशोक के मीना ने कहा कि कॉरपोरेशन के पास मुल्क की जरूरियात से ज्यादा गंदुम और चावल हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास मरकजी हुकूमत की स्कीमों के लिए जरूरत से ज्यादा अनाज दस्तयाब है। मीना ने कहा कि मकामी मार्केट में गंदुम और चावल की दस्तयाबी में इजाफा किया जाएगा ताकि इनकी कीमतों को बढ़ने से रोका जा सके। जितनी हमारी ज़रूरत है हमारे देश की, उससे ज़्यादा गेहूं और चावल दोनों ही हमारे पास उपलब्ध हैं और भारतीय खाद्य निगम सरकारी स्कीमों में जितना खाद्यान्न की ज़रूरत है उससे ज़्यादा खाद्यान्न होने की वजह से खुले बाज़ार में भी गेहूं और चावल उपलब्ध कराएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में गेहूं और चावल के दाम ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। और रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने 68वें रेल हफ्ता तकरीब में रेलवे के लिए नुमाया काम करने वाले रेलवे एहलकारों को अति विशिष्ट रेल सेवा अवार्ड से नवाजा। तकरीब में 100 से ज्यादा रेलवे एहलकारों को अति विशिष्ट रेलवे सर्विस अवार्ड से नवाजा गया और इसके अलावा नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले जोन्स को 21 शील्ड से नवाजा गया। इस मौके पर रेलवे के वजीर ने रेलवे मुलाजमीन को उनके बेहतरीन ताउन पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का भी मानना है कि ये रेलवे के सुनहरे दौर का आगाज है और ये सब रेलवे कारकुनों की वजह से मुमकिन हुआ है। रेलवे के वजीर ने कहा कि 2027 में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएगा और इसमें सबसे बड़ा रोल रेलवे अदा करेगा। गुजरात के सूरत में सफाई मुहिम के तई बेदारी का पैगाम फैलाने के लिए 15 किलोमीटर तवील इंसानी जंजीर बनाई गई, जिसमें 43 स्कूलों और 22 कॉलेजों के तलबा ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम में बीजेपी के रियासती सदर CR पाटिल और रियासती वजीर दाखिला हर्ष सांघवी भी मौजूद रहे। इसके अलावा रियासती वजीर मुकेश पटेल और प्रफुल्ल पैंसरिया भी मौजूद थे। गुजरात बीजेपी के सदर CR पाटिल ने कहा कि इस इंसानी जंजीर के जरिए सूरत को साफ सुथरे और महफूज तरीन मकाम पर नंबर 1 बनाने का पैगाम दिया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के स्वच्छता के लिए उनका जो आग्रह है, पूरे देश में जो एक मैसेज दे रहे हैं, सूरत को स्वच्छ और सूरत को सुरक्षित करने के एक सूत्र के साथ 15 किलोमीटर लंबी जो यात्रा यहाँ पर की गई है, मानव साकल बनाई गई है और उसके अंदर सूरत के शहरीजनों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है।
इसी मानव साइकिल के जरिए बच्चों से लेकर सबको सूरत स्वच्छता में प्रथम नंबर पे हो और सुरक्षित भी हो, यही हमारा मैसेज हमने दिया है। और दिल्ली में आलूदगी की वजह से हालात खराब हैं। AQI में कुछ दिनों तक कमी थी, लेकिन आज फिर दारुल हुकूमत का AQI 420 रिकॉर्ड किया गया और इसके साथ ही दिल्ली के 5 इलाकों में हवा की सतह इंतहाई खतरनाक सतह पर पहुंच गई है। इनमें शादीपुर और जहांगीरपुरी सरफहरिस्त है। गाजियाबाद और नोएडा की हवा भी बेहद खतरनाक हो गई है। NCR की हालत काबू से बाहर है और अंदाजा है कि अगले कई दिनों तक दिल्ली में किसी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। वहीं मुल्क की कई रियासतों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में दर्जे हरारत 5 से 10 सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लोग बढ़ती हुई सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और इसके साथ साथ बेघर लोग भी नाइट शेल्टर में रह रहे हैं। नाइट शेल्टर में लोगों को कंबल और खाना भी दिया जा रहा है। महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश और बिहार में दरमियानी कोहरा रहने की पेशगोई की है। और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत दिल्ली में 2 रोजा आसियान इंडिया श्री अन्न महोत्सव का इनेकाद किया गया। महोत्सव का मकसद श्री अन्न को आसियान ममालिक के दरमियान फरोग देना था। इस महोत्सव में आसियान ममालिक के पॉलिसी साजों, कारोबारी अफराद, माहिरीन, स्टार्टअप्स और ज़राअत से मुतालिक ओहदेदारों ने शिरकत की। देखते हैं ये रिपोर्ट। हुकूमत हिंद एक्ट ईस्ट पॉलिसी के पेश नजर जुनूब मशरिकी एशियाई ममालिक यानी कि आसियान के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के साथ ज़राई शोबे में तिजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने के मिशन मोड पर काम कर रही है। और इसी के पेश नजर दिल्ली में आसियान इंडिया श्री अन्न महोत्सव का इनेकाद किया गया। 2 रोजा श्री अन्न महोत्सव के दौरान रुकन ममालिक ने अपनी तिजारत को फरोग देने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर मिलेट्स को फरोग देने पर जोर दिया। हमारा आसियान देशों के अंदर हमारा अभी मिलेट्स का श्री अन्न का एक्सपोर्ट अभी काफ़ी कम है। तो जो सबसे ज़्यादा जहां हम एक्सपोर्ट करते हैं वो फिलीपीन देश के अंदर है। तो वहां पर भी जो एक्सपोर्ट है 1 मिलियन से भी कम अभी एक्सपोर्ट है हमारा। तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। हम पर्टिकुलर देश को भी टारगेट कर रहे हैं और हम पर्टिकुलर पूरे रीजन को भी टारगेट कर रहे हैं। मेले के जरिए आसियान ममालिक के दरमियान श्री अन्न की तिजारत और कारोबार को फरोग दिया जाएगा। आसियान इंडिया श्री अन्न महोत्सव के दौरान रुकन ममालिक के साथ भारतीय श्री अन्न तैयार करने वाले कारोबारियों की B2B मीटिंग हुई। इजलास में मौजूद आसियान ममालिक के ताजिरों ने इसे स्ट्रेटेजिक और तिजारती ताल्लुकात की सिमत में एक अहम इक़दाम करार दिया। It's a first experience for me in India. Is know anything education from the millet. Yes, and yes, I will bring this information to my company and will support to buy the millet to Cambodia to use as a superfood. It has a huge market and opportunity in Thailand. बस उसमें यही है कि थोड़ा सा पॉलिसी मैटर्स पर और क्या हर्डल्स हो सकती हैं उन सब पर काम करने की ज़रूरत है। This business B2B meeting is very fruitful. Yeah, this morning we met many import and exporter of Indian exporter, and we have exchanged information and products together. Coming here this time, we get a lot of benefits and opportunities in exploring the market because millet is quite new to Thailand. It's quite a new concept to Thai people. So we have been doing a lot of research and we find out that a lot of health benefits and everything. In Vietnam, we have also have millet, but not very much at India. Yeah, we have some products only and not have many good products as Indian. Indian is very popular in millets. I think this is a great start for our country. The beginning stage of giving awareness to all Malaysians, the goodness of millets, and basically maybe we can produce ourselves our own millet.
this event is very good and very informative, and I must think that it shows and share many experience and technologies about the millet product. जो ये 2 दिन का ये जो पूरा फेस्टिवल हुआ है, आप सही बोल रहे हैं, औरतें बहुत देखने को मिली है कंबोडिया से, म्यांमार से, और बहुत खुशी की बात है। तो जब एम्पावरमेंट सस्टेनेबल सतत तरीके से औरतों को लेके आगे बढ़ेगा तो एक प्रगतिशील भारत की ओर एक मजबूत कदम है। ये मीटिंग से तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है हमें। हम यहाँ के जो डेलीगेट्स आए हैं और डिफरेंट कंपनीज आए हैं बाहर के, उन लोगों से हमने बातें किया, हमारा प्रोडक्ट उन लोगों को दिखाया और बहुत सारा अच्छा फीडबैक भी मिला और होपफुल है हम लिंकेजेस भी कर सकते हैं। कंबोडिया से, यूएई से, थाईलैंड से, इंडोनेशिया से, सब कंट्री से लोग आए हुए हैं। उन्होंने प्रोडक्ट को समझा, उनके यहाँ ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। जब वो जाएंगे, उनको हमारा सैंपल जाएंगे, अगली बार हम जब उनकी कंट्री में जाएंगे उनको माल देंगे, तो नेचुरली जो उत्पाद हम खा रहे हैं पूरा वर्ल्ड खाएगा। सारे जो किसान हैं, हमारे महिला किसान हैं, वो काफ़ी छोटे छोटे किसान हैं, वो मिलेट्स ही उगाते हैं। तो इसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लिए जो प्लेटफॉर्म मिला है और बहुत सारे देशों से जो महिला आए हैं, तो हम आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं और पार्टनरशिप्स बनाते हैं, तो काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद रहा है। मैंने ऑलमोस्ट सभी बायर्स से मिलके उनसे बात किया है और एवेन्यूज ऑफ कोलैबोरेशन एक्सप्लोर किए हैं। काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स आई है। मीटिंग मेरे को लग रहा है कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है कि जो छोटे स्टार्टअप से लेके और बड़ी कंपनियों तक जो पूरे वर्ल्ड तक रीच दे सके। हमें मिलेट्स के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं हेल्थ बेनिफिट्स के साथ, प्लस यहाँ जो हमें कॉन्टैक्ट्स मिले हैं, इसका हमें बहुत सारा बेनिफिट्स मिल रहा है। मेन हमारे प्रोडक्ट्स को अगर प्रमोट कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें काफ़ी सारे फायदे मिल रहे हैं। 2 रोजा आसियान इंडिया श्री अन्न महोत्सव में कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलिपाइन, थाईलैंड, वियतनाम और भारत समेत आसियान ममालिक के पॉलिसी साजों, कारोबारी अफराद, माहिरीन, स्टार्टअप्स और ज़राअत से मुतालिक ओहदेदारों ने शिरकत की। इस दौरान मंदुबीन ने किसानों, सारिफीन और माहौलियात के लिए मिलेट्स के फवाइद और आलमी फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में श्री अन्न की अहमियत पर रोशनी डाली और बैनुल-अक़वामी सतह पर इनके फरोग पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आसियान देशों के साथ बेहतर सामरिक संबंध बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और इसी दिशा में आसियान इंडिया मिलेट्स फेस्टिवल का राजधानी दिल्ली में आयोजन हुआ। निश्चित तौर पर इस तरह के आयोजन से एक और जहां भारत और आसियान देशों के बीच सामरिक संबंधों को मजबूती मिलेगी, वहीं दूसरी ओर कृषि क्षेत्र में रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाएं भी बढ़ेगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन दीपक और सुमित धीमान के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बैनुल-अक़वामी खबरों में पाकिस्तान के शुमाल मगरबी हिस्से में वाक़ई इलाकाई पुलिस हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दाना हमला हुआ है। इस हमले में 3 पुलिस एहलकार हलाक हो गए हैं, जबकि 3 जख्मी बताए जा रहे हैं। 3 रोज कबल भी इसी इलाके में एक बड़ा दहशतगर्दाना हमला हुआ था, जिसमें 23 पुलिस एहलकार मारे गए थे। जिस पुलिस लाइन पर यह हमला हुआ है वो खैबर पख्तूनख्वा के जिला टैंक में वाक़ है। एक नए दहशतगर्द ग्रुप अंसारुल इस्लाम ने इस दहशतगर्दाना हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। और इजराइल और हमास के दरमियान जारी लड़ाई में हजारों अफराद हलाक हो चुके हैं। अल जजीरा के एक कैमरामैन की जुनूबी गजा की पट्टी में मौत हो गई है। अल जजीरा ने बयान में कहा है कि कैमरामैन समीर अबू दक्का स्कूल पर बमबारी की कवरेज करते हुए जख्मी हुए थे। अल जजीरा ने कहा है कि कैमरामैन जुनूबी गजा के कस्बे खान यूनुस में ड्रोन से फायर किए गए मिसाइल की जद में आ गए और फिजाई हमलों में अब तक 90 के करीब सहाफी मारे जा चुके हैं। और इजरायली फौज के तर्जुमान डैनियल हेगारी ने कहा है कि इजराइल और हमास के दरमियान झड़पों के दरमियान इजरायली फोर्सेस ने गलती से गजा में हमास के जेर हिरासत 3 इजरायली यरकमालियों को हलाक कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि फौज मामले का जायजा ले रही है और हेगारी ने कहा है कि IDF अफसोसनाक वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करता है और उनका कहना था कि ये वो इलाका है कि जहां फौजियों ने खुदकुश बमबारों समेत कई दहशतगर्दों का सामना किया और इन सब को 7 अक्टूबर को इजरायली शहरों पर हमले के दौरान हमास के जंगजुओं ने अगवा करके यरकमाल बना लिया था।
इजराइल और हमास के दरमियान लड़ाई जारी है और जंगबंदी के इक़दाम के बावजूद कशीदगी बरकरार है। गुज़िश्ता रोज इजराइल और लबनान के सरहदी इलाके के करीब पहाड़ियों से धुएं के बादल उठते और धमाकों की आवाजें सुनी गई। गजा में जंग के आगाज के बाद से इजराइल और ईरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह के दरमियान फायरिंग जारी है, ताहम तशद्दुद ज़दा सरहदी इलाके तक महदूद रहा है। कोलंबिया की बंदरगाह बरनकुल्ला में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 टन से जायद कोकीन जब्त की है। स्मगलरों ने कोकीन को कोयले की डली की शक्ल में छुपा रखा था। कोकीन यूरोप में सप्लाई की जानी थी। हुक्काम ने बताया है कि इस कोकीन की तखमीना मार्केट वैल्यू 10.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू की अखबारात पर नजर डालते हैं, जिसमें रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी कुछ इस तरह से है कि इजरायली सदर 2 रियासती हल के खिलाफ हैं और गजा पर बमबारी अभी भी जारी है, जहां 180 फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमेरिकी कौमी सलामती मुशीर और इजरायली इंटेलिजेंस चीफ की मीटिंग हुई है और इजरायली फौजियों ने फिलिस्तीनी शहरियों को मस्जिद अक्सा में जुमे की नमाज की अदायगी पर भी रोक दिया। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि साल नौ की आमद अब कुछ ही दिनों में होने वाली है और इसी के मद्देनजर कई सिक्योरिटी इंतजाम भी किए जा रहे हैं, क्योंकि पार्टीज होती हैं और लोग इसमें अलग अलग तरह से ड्रिंक्स भी करते हैं और बहुत तेज आवाज में साउंड भी चलाते हैं। और इसी के हवाले से इंतजामिया भी इन्हीं मामलों को लेकर कुछ सख्त है, जहां पर पिकनिक स्पॉट्स पर इंतजामिया सख्त है और ये सयाहों की वजह से किया जा रहा है कि जो नए साल नौ में जो पार्टी मनाते हैं उसमें इस तरह के जो अगर कोई कर रहा है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आगे बढ़ते हैं और रोजनामा इनकलाब की कुछ खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं, जहां आलमी सफ़े से यहां पर हमने खबर ली है कि लंदन में एक नई वबा शुरू हो गई है। शहरियों को मास्क पहनने की फिर हिदायत दी गई है। दरअसल यहां पर खांसी से लोग परेशान हैं और शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत दी गई है। और रिपोर्ट में बताया गया है कि लंदन में खांसी की वबा में 250% का इजाफा देखने को मिला है और लंदन में 100 रोज तक जारी रहने वाली खांसी की वबा फैल गई है, जो पसलियों को बहुत ज्यादा मुतासर करती है। रोजनामा इनकलाब के खेल के सफ़े से यहाँ पर हमने खबर ली है कि बीसीसीआई का ये फैसला है कि महेंद्र सिंह धोनी की जो 7 नंबर की जर्सी है उसको रिटायर कर दिया जाएगा और ये जर्सी अब किसी भी खिलाड़ी को नहीं दी जाएगी। और ऐसा ही एक सचिन तेंदुलकर की जर्सी के साथ भी किया गया था। उनकी 10 नंबर की जर्सी थी जो रिटायर कर दी गई थी और उसके बाद किसी खिलाड़ी को वो जर्सी नहीं पहनाई गई। और अब जो लेजेंडरी कप्तान है MS धोनी, उनकी जर्सी भी अब रिटायर कर दी गई है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं खेल की खबरें, जहां नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड की खवातीन क्रिकेट टीम के दरमियान खेले जा रहे वाहिद टेस्ट मैच में भारत की गिरफ्त मजीद मजबूत हो गई है। भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 410 रन से आगे खेलते हुए अपनी इनिंग्स 428 रन पर खत्म कर दी, जिसके जवाब में इंग्लैंड की पहली इनिंग्स सिर्फ 136 रन पर सिमट गई। दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारतीय टीम ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं और इस तरह भारत को पहली इनिंग्स की बुनियाद पर इंग्लैंड पर 478 रन की बरतरी हासिल हो गई है। भारत की जानिब से दीप्ति शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेटें हासिल की। और आपको बता दें कि भारत को बरतरी हासिल हो गई है। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज।
इसी के साथ ही खबरनामा खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का